friends, welcome you all to the direct text class applicable for assessment year 2021-22. Today is the first class. First class is on basic concept. मैंने इस टॉपिक को दो क्लास में तोड़ दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. In today's class, I'll cover some important concept like प्रोविजो क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर कौन हो सकते हैं, कितने तरह के असेसमेंट होते हैं. ये जस्ट बेसिक रूप में आपको आइडिया के लिए. जब हम लोग आगे जाएंगे तो डे बाय डे इसके ऊपर क्लासेस हम लोग करते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. थैंक यू. में क्या आता है, सबसे पहले आप ये समझिए जो टैक्स जो चेंज कैसे होता है. प्रत्येक साल फिनेंस एक्ट आता है. हमारा प्रीवियस ईयर है 2021. आवर असेसमेंट ईयर इज 21-22. When previous year is 2021, the Finance Act 2020 is applicable. Finance Act 2020 is applicable. तो अमेंडमेंट क्यों आता है? अमेंडमेंट आता है आपका किस कारण से आता है? अमेंडमेंट आता है यदि टैक्स से कुछ लूप हॉल है उसको एड्रेस करने के लिए, टैक्स बेस को इंक्रीज करने के लिए, और कुछ जो रिसेंट केस लॉज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोर्ट का जजमेंट रेवेन्यू के फेवर में नहीं है और यदि उसको अलाउ किया गया तो इन नियर फ्यूचर देयर विल बी अ प्रॉब्लम, तो क्या करते हैं, फिनेंस एक्ट के थ्रू उन सारे केस लॉ को अमेंड कर दिया जाता है. तो एक नोशन स्टूडेंट्स के बीच में रहता है कि हु इज सुप्रीम, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट. Basically, Parliament is supreme. Supreme Court is supreme on the fundamental rights. उस टॉपिक पर मैं नहीं जाता हूँ. But in other rights, Parliament is law making body. Parliament is supreme. तो for our purpose, Finance Act 2020 is applicable. I am deciding to take classes to cover all your syllabus of inter level and final level. So फिनेंस एक्ट 2020, अभी देखिए फिनेंस एक्ट 2020 में क्या क्या अमेंडमेंट थी. ये फिनेंस एक्ट कब पास होता है? फिनेंस एक्ट हमेशा 1 फरवरी को पास होता है. फिनेंस बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 डे ऑफ फरवरी. फिनेंस एक्ट हमेशा बजट के थ्रू प्रेजेंट होता है. जब कहीं भी इलेक्शन ईयर होता है तो बजट पेश किया जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, और उसके पहले 1 फरवरी को जो वोट ऑन अकाउंट्स वो आपका पेश किया जाता है, जो फुल रूप से बजट नहीं होता है. ड्यूरिंग द इंटरवेन पीरियड के लिए वो बजट पेश किया जाता है. ठीक है, आगे देखिएगा बजट में क्या होता है. बजट कंटेन्स फिनेंस बिल. बजट में फिनेंस बिल होता है एंड फिनेंस बिल इंक्लूड्स अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट. मैंने आपको पहले ही कहा है कि अमेंडमेंट क्यों आवश्यक होता है. अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड जस्ट फॉर अमेंडमेंट क्यों आवश्यक होता है बताओ. तो अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज सम लॉ. कुछ लॉ में चेंजेज हुए हैं उसको एड्रेस करने के लिए होता है, या जो कोर्ट के जजमेंट है उसको ओवर रूल करने के लिए होता है, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए होता है. ये मैंने पहले ही कवर कर चुका हूँ. आगे देखिए, नॉर्मली अमेंडमेंट्स आर फॉर प्रीवियस ईयर, बट कितना बार क्या होता है ना, अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली भी पास होता है. सपोज करो कुछ एक अमेंड किया गया था किसी ईयर में, बाद में जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो मालूम चला कि फर्दर किसी लॉ को अमेंड करना पड़ेगा ताकि इसको एडजस्ट किया जा सके. तो अमेंडमेंट कैन बी पास्ड फॉर रिट्रोस्पेक्टिव पर्पस ऑल्सो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए बाबू, पहले बिल पास होता है लोकसभा से, फिर जाता है राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, फिर आपका पास होता है फिनेंस एक्ट में, तब वो बनता है फिनेंस एक्ट. सबसे पहले फिनेंस बिल होता है. फिनेंस बिल पास होता है लोकसभा से, फिर उसका अप्रूवल होता है राज्यसभा से. बोथ हाउस से पास होने के बाद, बेसिकली लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से सिर्फ अप्रूवल होता है. राज्यसभा के मेंबर फिनेंस बिल के अगेंस्ट
कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से हो गया, फिर आपका प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, तब आपका फिनांस एक्ट 2020 पास होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, एक आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं आज का जो क्लास है पूरा स्टार्टिंग बेसिक क्लास है, बहुत ही बेसिक है, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि टैक्सेशन क्या है, सिर्फ उसका बेसिक कंसेप्ट को लेकर मैं डील करूंगा, बहुत ही बेसिक क्लासेस है। ठीक है, देखिए, तो हु कैन बी एओ? एओ कौन हो सकता है? एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? असेसिंग ऑफिसर हम लोग इस कंसेप्ट को डील करते हैं जब कभी भी हम लोग देखते हैं कि किसी का लेटर आया है असेसिंग ऑफिसर के वहाँ से, असेसमेंट होगा असेसिंग ऑफिसर के वहाँ से, तो असेसिंग ऑफिसर क्या होता है? असेसिंग ऑफिसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेकिन मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि इंटर लेवल के बच्चे को और बीकॉम के बच्चे को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि असेसिंग ऑफिसर क्या होता है। मैं इस प्राइमरी में इसको डील कर रहा हूँ। हु कैन बी यू? एओ आपका हो सकता है जेसी ऑफ इनकम टैक्स। जेसी मीन्स ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ज्वाइंट कमिश्नर भी हो सकता है, एडिशनल कमिश्नर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? डीसी एंड एसी। डीसी मतलब डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर। समझ में आया? तो आप लोग माइंड में ये सोचिए कि कभी भी कमिश्नर कमिश्नर कभी भी एओ नहीं होता है। कमिश्नर कैन नेवर बी एओ। कमिश्नर कभी भी आपका असेसमेंट नहीं करता है। कमिश्नर अपील होता है, वो अलग मैटर है, बट कमिश्नर कहीं भी एओ नहीं हो सकता। तो एओ कौन हो सकता है? एओ आपका हो सकता है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पर मैंने एसी लिखना भूल गया था, आप लोग चाहो तो उसको कर सकते हो। ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेकंड क्या हो गया? डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थर्ड इज व्हाट? आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। आप लोगों ने ये आईटीओ का नाम सुना होगा, आईटीओ। अब आपका बात ये उठता है कि एक ही जगह तो जेसी भी होता है, ज्वाइंट कमिश्नर भी होता है, एडिशनल कमिश्नर भी होता है, डिप्टी कमिश्नर भी होता है, असिस्टेंट कमिश्नर भी होता है, आईटीओ भी होता है। बाय रैंक यदि आप देखने जाओगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर सबसे लोअर रैंक का हो गया, उससे सीनियर हो गया डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उससे उससे सीनियर होगा ज्वाइंट कमिश्नर, और ज्वाइंट कमिश्नर से सीनियर हो गया एडिशनल कमिश्नर। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, आप लोग इस बात को सोचो कि जब एक ही जगह जब सब कोई होते हैं तो आपका केस किसके पास जाएगा? ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगा, या आईटीओ के पास जाएगा? किसके पास जाएगा? नॉर्मली डिपेंड करता है कि आपका क्वांटम कितना है। ये इंटरनल सर्कुलर होते हैं, इसको मैं नहीं बोल सकता स्पेसिफिकली। इतना रुपया का केस से अधिक रहेगा तो इनकम आईटीओ के पास जाएगा, उससे अधिक रहा तो नॉर्मली ऐसा होता है 50 लाख एंड एबव। 50 लाख एंड एबव के जो केस होते हैं वो ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के पास ही जाता है। और 10 to 50 लाख तक का जो केस होता है वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास ही जाता है। ये फिक्स नहीं है, यह फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है जो वहाँ के जो कमिश्नर है उसने क्या सर्कुलर इशू किया। बट एक नॉर्मल कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ। और आईटीओ के पास आएगा लॉस, रिटर्न ऑफ लॉस और 10 लाख रुपीज तक के। ठीक है, देयर इज नॉट अ फिक्स्ड फॉर्मेट, ये मैं आपको जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जिसका जैसा रैंक है उस तरीके से वो अपने केसेस को डील करेंगे। ठीक है बाबू, बढ़ते आगे। अच्छा, एक असेसमेंट के ईयर में एसएससी का सिर्फ एक ही एओ हो सकता है। फॉर एनी असेसमेंट एसएससी कैन हैव वन एओ। ऐसा नहीं कि आपका एओ फिर चेंज होता रहेगा, एओ चेंज नहीं होता। ठीक है, एक असेसमेंट ईयर में एक ही एओ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हायरार्की क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हायरार्की क्या होता है, किसके ऊपर कौन रहता है। आपको ये जानने की आवश्यकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप कभी जाओगे डिपार्टमेंट, आपको तो पता हो कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्या हायरार्की होता है, एक बार उसको आप समझो। हायरार्की ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है? सबसे पहले आपका होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और उसके नीचे आपका होता है चीफ सीआईटी और प्रिंसिपल चीफ सीआईटी। तो सबसे ऊपर हो गया सीबीडीटी, सीबीडीटी के नीचे रहता है प्रिंसिपल सीआईटी और चीफ सीआईटी। ठीक है, उसके नीचे आपका रहता है सीआईटी और प्रिंसिपल सीआईटी। पहले चीफ था, नीचे क्या हो गया सीआईटी और प्रिंसिपल सीआईटी। इसके अंदर में सीआईटी अपील भी आते हैं। ठीक है, सीआईटी अपील क्या करता है? डिसाइड्स अपील फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। जो एओ का जो ऑर्डर रहता है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करता है वो सीआईटी अपील डिसाइड करता है।
और लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में आपका एओ। एओ के अंदर क्या हो गया आपको पता है, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड आईटीओ। अभी मैंने थोड़ा देर पहले डील किया था। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, सीबीडीटी। ये सीबीडीटी पूरा इंडिया में एक ही होता है। उसके बाद आपका आ गया चीफ सीआईटी, चीफ सीआईटी या प्रिंसिपल चीफ सीआईटी। अब ये चीफ सीआईटी कितने होते हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे मैं यदि आपको दिल्ली का बताऊं तो दिल्ली में 4 चीफ सीआईटी है, तो 4 चीफ सीआईटी हो गए। उसके अंदर आ गया सीआईटी और प्रिंसिपल सीआईटी। उसके अंदर बहुत सारे सीआईटी रहते हैं। सीआईटी और सीआईटी अपील दोनों सेम रैंक का होता है। और उसके अंदर क्या आ गया, एओ। उसके बाद क्या आ गया, एओ। एओ मतलब क्या हो गया, एसेसिंग ऑफिसर। अब मैं आपसे एक कॉमन सेंस की क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन ये है, जो एओ किसको रिपोर्टिंग करता है? सीआईटी और सीआईटी अपील दोनों तो एक ही रैंक के, तो एओ किसको रिपोर्टिंग करेगा? एओ किसको रिपोर्टिंग करेगा? एओ रिपोर्टिंग करता है हमेशा ही सीआईटी को, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। सीआईटी और सीआईटी ए में डिफरेंस होता है। सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और सीआईटी ए हो गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। ठीक है, तो एओ का बॉस कौन होगा? एओ का बॉस होगा सीआईटी। और जब कोई कोर्ट का, जब कोई डिसीजन होता है, जो एओ जो कोई जजमेंट पास करता है और एसएससी उस जजमेंट के अगेंस्ट जाता है, तो वो कहाँ अपील फाइल करता है? सीआईटी अपील में। यदि मान लो एओ का बॉस सीआईटी अपील होता, तब तो वो उसके बॉस के पास ये करा तो ये नहीं होता। और जो एओ जो ऑर्डर पास करता है वो सीआईटी के अप्रूवल से ऑर्डर ही पास करता है। समझ गए? आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नॉर्मली एओ पास एन ऑर्डर विद द कंसल्टेशन ऑफ सीआईटी। क्या होता है पता है? जैसे मान लो एक सीआईटी है, एक कमिश्नर, तो उसके अंदर में बहुत सारा एओ है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप यदि कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाइएगा तो फ्राइडे को आपको एओ नहीं दिखाई देता है नॉर्मली। अब ऐसा नहीं है कि कोई फ्राइडे हो गया मिल गया, वो बात की बात है। नॉर्मली फ्राइडे को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सीआईटी क्या करते हैं, सभी एओ को बुलाते हैं, किसके पास कितना केस पेंडिंग है, क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, टारगेट मीटअप हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सभी उस समय देखते हैं। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बात उठती है, असेसमेंट कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कितने तरह के होते हैं? देखो बाबू, असेसमेंट कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के असेसमेंट होते हैं। आप लोग इंटर लेवल पर क्वालिफाई कर जाइए, जस्ट बेसिक कंसेप्ट है। असेसमेंट कितने होते हैं? 4 तरह के असेसमेंट होते हैं। पहला क्या होता है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, रेगुलर असेसमेंट और स्क्रूटनी असेसमेंट। नेक्स्ट क्या हो गया, सेक्शन 144 बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। थर्ड क्या हो गया, सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। और लास्ट क्या हो गया, सेक्शन 153A सर्च एंड सीजर। मैं थोड़ा सा हल्का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। जब मैं असेसमेंट के चैप्टर में जाऊंगा तो मैं डिटेल में इसको डील करूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आप लोग को मैं हल्का बेसिक कंसेप्ट देकर मैं निकल रहा हूँ। पहला क्या आ गया बताओ तुम, सेक्शन 143(3) रेगुलर असेसमेंट और स्क्रूटनी असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट कब होता है, जो फर्स्ट सेक्शन है, जो फर्स्ट सेक्शन है 143(3). रेगुलर और स्क्रूटनी कब होता है, जब आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो। देख लीजिएगा, सेक्शन 143(3) इज पॉसिबल ओनली व्हेन एसएससी फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम। जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो तभी आपका रेगुलर असेसमेंट और स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखना 144 बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। देखो क्या है बेस्ट जजमेंट, माने मेरे जो जजमेंट के हिसाब से बेस्ट है। किसके जजमेंट के हिसाब से बेस्ट है? एओ की जजमेंट के हिसाब से बेस्ट है। यह ऑप्शन कब आता है, जब एसएससी आपको बार बार, जब आपको एओ आपको बार बार प्रेम पत्र भेज रहा है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आप अपना ऑडिट कराओ, और आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, आप डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करते हो, आप कॉपरेट नहीं करते हो। जब कहीं भी आप कॉपरेट नहीं करते हो तो बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन वो सेक्शन 144 में जितना मैक्सिमम चार्ज लगा सकता है वो आपको लगा देता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्या हो गया, सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या एस्केप्ड इनकम। क्या होता है, असेसमेंट तो हो गया बट कुछ इनकम आपका एस्केप हो गया।
क्या क्वांटम है, क्या अमाउंट है, वो जब मैं उस चैप्टर में, आज का बहुत ही बेसिक क्लास है, यदि मैं सब कुछ कवर करना चाहूँ इस फर्स्ट क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज बहुत ही बेसिक, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ, फिर मैं आगे जिस चैप्टर में जाऊँगा उस तरीके से उसको मैं डील करूँगा। अब देखना क्या हो गया, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। यह कब होता है, यह आपका होता है कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, आपका असेसमेंट भी हो गया, बट कुछ इनकम ऐसे थे जो एस्केपिंग हो गए, जो छूट गए, जो छूट गया, आपने नहीं दिखाया, या ऐसी, या एओ के एंड से छूट गया, आपने दे दिखाया और एओ के एंड से छूट गया, तो इसमें तब आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट फॉल नहीं करता। बट आपने दिखाया ही नहीं, आपने छुपा लिया, कुछ फॉरेन इनकम थे उसको आपने छुपा लिया, या कुछ ऐसे इनकम आए थे उसको, वो किसी कारण से आपने उसको छुपा लिया और इन नियर फ्यूचर उसको मालूम चलता है, तब आपका वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 147 एप्लीकेबल कर देता है। लास्ट क्या हो गया, सेक्शन 153A सर्च एंड सीजर। आप लोग ने सुना होगा कि ऐसे डिपार्टमेंट ने रेट दिया है, ठीक है, तो ये जो रेट का जो केस होता है, जो सर्च और सीजर का केस होता है, उसमें जब आपका जब सारे कुछ जब डॉक्यूमेंट मिलते हैं सर्च करने से, उसके बेसिस पर जो असेसमेंट होता है वो आपका सेक्शन 153 असेसमेंट होता है, 153A का असेसमेंट होता है, असेसमेंट थ्रू सर्च एंड सीजर, असेसमेंट इन द केस ऑफ सर्च एंड सीजर। एक बार मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मैंने आपको क्या कहा, सेक्शन 143(3) इज ए रेगुलर असेसमेंट और स्क्रूटनी असेसमेंट। इसमें क्या होगा, 143(3) कब होगा, जब आपने रिटर्न फाइल किया, व्हेन एसएससी फाइल द रिटर्न। बट जो अदर जो 3 असेसमेंट होते हैं, सेक्शन 144, 147 एंड 153A, यह कब होता है, चाहे आपने रिटर्न फाइल किया हो या नहीं किया हो, ये तीनों ही एप्लीकेबल होते हैं, 144, 147 और 153A। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और आपका रेगुलर असेसमेंट हो जाए। यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तब आइदर बेस्ट जजमेंट के अंदर में आएगा, या इनकम एस्केपिंग में आएगा, या सर्च एंड सीजर में आएगा। तो कितना तरह के असेसमेंट हो गए, असेसमेंट आर ऑफ 4 टाइप्स, सेक्शन 143(3) रेगुलर असेसमेंट, सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, एंड सेक्शन 153A इनकम असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च और सीजर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ देखना, पहले क्या आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग को पता है, इनकम टैक्स एक्ट आता है 1961। नेक्स्ट क्या होता है, एनुअल फिनेंस एक्ट। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको अमेंडमेंट करने के लिए, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके लूफॉल को एड्रेस करने के लिए, टैक्स बेस को इंक्रीज करने के लिए अमेंडमेंट आता है। वो अमेंडमेंट किसके थ्रू आता है बाबू, अमेंडमेंट आता है थ्रू बजट, जिसको हम लोग फिनेंस एक्ट कहते हैं। तो अभी क्या होगा, जो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 था उसके कुछ पोर्शन को अमेंड कर दिया होगा फिनेंस एक्ट 2020 आके। समझ में आया, तो पहला हो गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा हो गया एनुअल फिनेंस एक्ट, जो हमारे केस में क्या है, फिनेंस एक्ट 2021 है। नेक्स्ट क्या आ गया, इनकम टैक्स रूल। ये रूल क्या होता है, रूल क्या करते हैं, एक्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, एक्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, एक्ट में कहीं पर कुछ दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके सपोर्ट के लिए इनकम टैक्स रूल आपका आता है। नेक्स्ट क्या हो गया, नोटिफिकेशन और सर्कुलर। नोटिफिकेशन कब से एक्ट एप्लीकेबल होगा उसको लेकर डील करता है, सर्कुलर इन द नेचर ऑफ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन के लिए इशू होता है, तो नोटिफिकेशन और सर्कुलर उसको सपोर्ट करता है। और लास्ट क्या हो गया, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, जो कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं हल्का से एक ब्रीफ पॉइंट करना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। तो यदि कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया, यदि कुछ सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया, तो दैट जजमेंट दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड, तो वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन मान लो यदि कोई हाई कोर्ट से पास हुआ, सपोज करो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया, तो वो जजमेंट ओनली कलकत्ता के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, वो जजमेंट आपका मद्रास या दिल्ली या अदर स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया,
तो ऐसे बहुत सारे केस हम लोग आगे रीड करेंगे, जैसे कैपिटल गेन में है, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे रीड करेंगे जो आपके हाई कोर्ट ने जजमेंट कुछ और दिया था और वो फर्दर चैलेंज नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट हो गया दैट वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा उसका जो जुरिस्डिक्शन है। सपोज करो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, इन नियर फ्यूचर वो जो जजमेंट होगा वो एप्लीकेबल होगा ओनली द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट, ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो वेस्ट बंगाल है, तो वो लॉ सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर होल इंडिया। बट यदि कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया तो दैट जजमेंट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। वो जजमेंट तभी चेंज हो सकता है कि जब फिनेंस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में फिनेंस बिल लाके गवर्नमेंट यदि उस लॉ को अल्टर कर दे तभी पास हो सकता है। ठीक है, एक सिंपल सा कहानी कहता हूँ, आई होप इसमें आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ में ठीक से आएगा। एक कहानी कहता हूँ। ये कहानी क्या थी, टाटा, जो रतन टाटा है वो बहुत ही हमारे जाने माने बिजनेसमैन है, बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड है। एवरीवन हैज रिस्पेक्ट फॉर रतन टाटा। उन्होंने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया। तो क्या हुआ था, टाटा टी का नाम आपने सुना होगा। तो टाटा टी क्या है, टाटा टी आपका टाटा टी नॉर्थ ईस्ट में है। तो वहाँ पर क्या था, जो उल्फा या जो अलग जो उग्रवादी लोग थे वो क्या करते थे, टी कंपनी को बंद कर देते थे और उससे कुछ एक पैसा ब्राइब लेते थे। यदि आप ब्राइब दोगे तभी आप अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, आप यदि ब्राइब नहीं दोगे तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ था कि टाटा ने ब्राइब दिया था ताकि आतंकवादी उसके केस को ये कर दे, उसको ब्राइब दिया गया था ताकि उग्रवादी ने उसको सॉल्व कर दे, उसको बिजनेस करने दे। ठीक है, और इस एक्सपेंडिचर को नॉर्मल एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मान के जो एओ था उसने डिजअलाउ कर दिया। फर्दर कोर्ट गया, सीआईटी अपील ने भी डिजअलाउ कर दिया। मैटर फर्दर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी उसको डिजअलाउ कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट गया, जब ये सुप्रीम कोर्ट गया तो टाटा जी, रतन टाटा खुद ही पहुंच गया वहां पर इस केस को फाइट करने के लिए। और रतन टाटा ने कहा कि ये देखो, यदि मैं पैसा नहीं देता तो मेरा बिजनेस नहीं चलता, यदि मैं पैसा नहीं देता तो मेरा बिजनेस नहीं चलता। तो मैंने पैसा दिया, मैंने ब्राइब दिया, ये इसेंशियल इसलिए था क्योंकि यदि मैं ब्राइब नहीं दूंगा तो मेरा भी बिजनेस बंद हो जाता। अब देखो बाकी लोग बिजनेस बंद हो गया। तो यदि ऐसा मैटर है कि मैं यदि पैसा दूंगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, तो ये मैं लीगल, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गया। हाउ कैन कोर्ट डिनाई? कोर्ट ने कहा हाँ सही बोल रहे हो आप, जो आप बोल रहे हो वो सही है, आप यदि ब्राइब नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। सो दिस एक्सपेंडिचर इज अलाउड। फर्दर क्या हुआ, फर्दर क्या हो गया, फर्दर जैसे ही ये जजमेंट पास हो गया तो फिर कोर्ट ने, तो फिर फिनेंस एक्ट ने कहा यदि इसको यदि हम लोग अलाउ कर दिए तो इन नियर फ्यूचर में सभी को ब्राइब देंगे और ब्राइब एक नॉर्मल एक्टिविटी हो जाएगा, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगा। इस प्रैक्टिस को कर्व करने के लिए फिनेंस एक्ट के थ्रू सेक्शन 37 में अमेंड किया गया और बोला गया कि यदि ब्राइब ये कुछ नेचर का होता है तो दैट शुड नॉट बी योर बिजनेस एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, हम लोग जब हम लोग जब इसमें जाते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लॉट ऑफ केसेस हैं जो हम लोग डील करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ? इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल 1962 से। अच्छा, मैं यदि आपसे पूछूं इनकम टैक्स एक्ट में कितने सारे सेक्शंस होते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 298 सेक्शन है। वो जो 298 सेक्शन है उसको 14 शेड्यूल में तोड़ा गया है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया था फिनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, वही बोला गया, इट अंडरगोज चेंज एवरी ईयर विद एडिशन एंड डिलीशन ब्रॉट आउट बाय द एनुअल फिनेंस एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, अब क्या हो गया, जो इनकम टैक्स एक्ट in pursuance of the power given by the Income Tax Act 1961, rules have been framed.
टू फैसिलिटेट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब मैंने क्या कहा, इनकम टैक्स रूल बनाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। अच्छा देखो, बच्चों में एक नोशन होता है कि जब कहीं भी हम लोग टैक्स पढ़ते हैं तो सेक्शन को छोड़ के पढ़ते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको जो टैक्स रीड करना है, टैक्स विथ सेक्शन वाइज रीड करना है। एवरी आप यदि सेक्शन मतलब क्या हो गया, एक वो कोडिंग हो गया। आप यदि उस जैसे यदि कोई यदि मुझको बोलता है जो सेक्शन 28 तो पीजीबीपी एक माइंड में स्ट्राइक करता है, तो सेक्शन से हम लोग जब रीड करते हैं ना तो हमको उसी तरीके से रीड करने पर आपका वो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा और वो एक कोडिंग की तरह हो जाएगा। आप जब रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना तो इतना मोटा बुक नहीं पढ़ के सिर्फ आप सेक्शन को रीड कर लोगे, उसी में आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं जब सीए इंटर में था तो मैं भी सेक्शन के थ्रू रीड करता था। आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, आई स्कोर्ड 91 इन सीए इंटर लेवल बाय गॉड ग्रेस। ठीक है, तो बात की बात है। तो आप भी यदि उसी तरीके से एक प्रैक्टिस को डेवलप करोगे ना तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग जब अभी तो बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, हम लोग जब मेन क्लासेस में आएंगे तो हम लोग सेक्शन को लेकर डील करेंगे। आगे देखिएगा, इनकम टैक्स रूल्स क्या लिखा है बताओ। द सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। किस लिए एक्ट बनाया गया है उसके लिए रूल डिफाइन करता है। ठीक है, फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स रूल बनाया जाता है। ठीक है, और क्या हो क्या बताओ, तो इनकम टैक्स एक्ट और रूल दोनों एक साथ में रीड करते हैं। ठीक है, जो इस एक्ट के लिए क्या रूल आया है, रूल मतलब क्या हो गया, इस एक्ट को फर्दर डीप में ले गया है, फर्दर क्लैरिफाई कर दिया, फर्दर उसको डाइल्यूट कर दिया है। कोई एक मीनिंग है जिसको समझ नहीं आया, उसको डाइल्यूट करने के लिए वो रूल को लाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन पहले हम लोग देखते हैं सर्कुलर क्या होता है। सर्कुलर इशू करता है सीबीडीआई, माने सीबीडीटी इशू करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्कुलर मतलब क्या होगा, नाम से आपको समझ में आएगा। सर्कुलर मीन्स क्लैरिफिकेशन, सी फॉर सर्कुलर, सी फॉर क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर क्या करता है, मान लो कोई एक नया एक्ट आया है या एक्ट के प्रोविजन से बहुत सारे डाउट आ रहे हैं लोगों के माइंड में, वो डिपार्टमेंट के पास भेजता है कि इसका क्या मतलब होगा, आप ये क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। वो जो क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट इशू करता है वो इशू करता है थ्रू सर्कुलर्स। तो circulars are issued by the CBDT from time to deal with certain specific problems and to clarify doubts regarding the scope and meaning of certain provision of the act। समझ में आया, किसी भी एक्ट में यदि कोई भी डाउट है, प्रोविजंस में एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रहा है, बहुत लोग भेजते हैं लेटर, ट्विटर पर भेजते हैं, मेल भेजते हैं कि इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्या एप्लीकेशन होगा, आप काइंडली क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, तो वो जो क्लैरिफिकेशन आता है वो आपका सर्कुलर के रूप में आता है। सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर एंड एसएससी। ठीक है, एक बात और बात है, जो सर्कुलर इशू होता है वो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आर बाउंड बाय द सर्कुलर, बट एसएससी इज नॉट बाइंडिंग, बट सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी। दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर। सर्कुलर डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग है बट सर्कुलर एसएससी पर बाइंडिंग नहीं है। सपोज करो फॉर एनी पर्पस दे आर टू सर्कुलर, वन इज बेनिफिशियल फॉर द एसएससी, तो एसएससी कैन गो फॉर द बेनिफिशियल सर्कुलर। ठीक है, अब नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या करता है, नोटिफिकेशन जो ये एक्ट कब से इंप्लीमेंट होगा या इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है उसका इफेक्ट कब से आएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, द सीबीडीटी इज ऑल्सो empowered टू मेक एंड अमेंड रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट बाय इशूइंग नोटिफिकेशन। देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करता है किसी एक्ट को, कब से आएगा, जैसे मान ले नोटिफिकेशन इशू हो गया कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से, नोटिफिकेशन इशू हो गया जो आपका जो भी 194Q एप्लीकेबल होगा वो सितंबर से होगा या जुलाई से होगा। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है टू गिविंग एन इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन, और सीबीडीटी भी नोटिफिकेशन इशू करता है यदि कोई डाउट है रूल में तो
टू अमेंड मैंने यदि कोई डाउट है रूल में या रूल को अमेंड करने के लिए या जो नोटिफिकेशन है उसको इफेक्ट में लाने के लिए, जो कोई एक्ट है उसको इफेक्ट में लाने के लिए नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करता है एक्ट को इफेक्ट में लाने के लिए, सीपीटीटी नोटिफिकेशन इशू करता है रूल को अमेंड करने के लिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो मैंने ऐसे देखा था कि आज से 2-3 अटेम्प्ट पहले सीए इंटर लेवल पे क्वेश्चन आया था, सर्कुलर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, इसलिए बस सोचा कि इसको अपने टॉपिक में अपने नोट्स में इसको मैं कवर करूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सप्लेनेशन एंड प्रोविजो। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, प्रोविजो क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशंस मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, और प्रोविजो एक्सेप्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन इज जनरली मीन टू एक्सप्लेन और क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस कंटेंट इन द मेन प्रोविजन। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? जो एक्ट में लिखा गया है उसको क्लैरिफाई करने के, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन लाया जाता है। आप लोग देखेंगे, हम लोग जब एक्ट वाइज जब रीड करेंगे आप लोग देखिएगा कोई एक सेक्शन है उसके नीचे में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब वो जो पर्पस है उसको क्लैरिफाई कर, उसको बता रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन जो होता है जिस एक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, वो जिस सेक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है उस सेक्शन का इंटीग्रल पार्ट है, उस सेक्शन के अलावा उस एक्सप्रेशन का और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मींस मैं यदि ऐसा बताऊं तो एक्सप्रेशन इज अटैच्ड टू अ सर्टेन सेक्शन, सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो सेक्शन है उसके साथ में इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, एक्सप्रेशन appended to a section is an integral part of the section. It does not have independent existence apart from the section. समझ में आया? नेक्स्ट देखिएगा, प्रोविजो। प्रोविजो क्या होता है? प्रोविजो इज नॉर्मली एक्सेप्शन, प्रोविजो इज नॉर्मल एक्सेप्शन टू क्वालिफाई द प्रोविजन। प्रोविजो हमेशा एक्सेप्शन के रूप में माना जाता है। ठीक है, प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल अनलेस द मेन प्रोविजन इज एप्लीकेबल। जब कहीं भी कोई मेन प्रोविजन या मेन सेक्शन एप्लीकेबल है उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, यदि मेन सेक्शन ही एप्लीकेशन नहीं है तो प्रोविजो एप्लीकेशन नहीं होगा। ये भी मैंने देखा था जो एग्जाम में आया हुआ है, ये भी मैंने देखा था कि एग्जाम में, इंटर लेवल के एग्जाम में ही आया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ क्या होता है? क्या होता है ना, जो हम लोग सब्सटेंटिव लॉ क्या करते हैं, हम लोग जो किस तरीके से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, वो जो कैलकुलेट करने का जो लॉ होता है वो आपका सब्सटेंटिव लॉ होता है, वो आपका सब्सटेंटिव लॉ होता है। अब वो जो कैलकुलेशन का जो लॉ है, जो कैलकुलेशन का जो लॉ है, तो टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज दे स्टूड ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर में जो लॉ एप्लीकेबल है उसी लॉ के थ्रू आप पास, उसी लॉ के थ्रू आप कैलकुलेट करोगे कि आपका इनकम टैक्स कितना निकलेगा। मान लो कोई यदि अमेंडमेंट इफेक्ट हुआ है 2 अप्रैल से, तो वो आपका कैलकुलेशन में नहीं आएगा, उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट नहीं करोगे। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ ओनली फॉर कंप्यूटेशन पर्पस, सब्सटेंटिव लॉ ओनली फॉर द substantive law only for the computational purpose. Next is was procedure law. अच्छा ठीक है, however above rule is applicable for only computation purpose, not for any procedure law. Procedure law और amendment is applicable from the date of the amendment. समझ में आया? ठीक है, जैसे मान लो एक नया फॉर्म आ गया फिलअप करने का या कुछ आ गया, अभी आप लोग देखते होंगे इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म चेंज हो रहा है, अदर कुछ हो रहा है, तो ये सभी जो भी आपका अदर मैटर्स होते हैं वो प्रोसीजर लॉ होते हैं, वो जिस दिन से आएगा उस दिन से एप्लीकेबल होगा। बट सब्सटेंटिव लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द कंप्यूटेशनल पर्पस एंड दैट लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, and the law stands on the calculation, the method stands on the first day of April of the assessment year. That method is used for the computation of income tax purpose for the whole assessment, for that assessment year. Is it clear? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? एग्जाम्पशन क्या होता है? एग्जाम्पशन क्या होता है देखिएगा, यदि मैं कहूं कि यदि कोई इनकम एग्जाम्प्ट है तो वो कंप्यूटेशन का पार्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है,
If an income is exempt from tax, it is not included in the computation of income. Exemption can never exceed the amount of income. सही बात है. एग्जाम्पशन जब इनकम का पार्ट ही नहीं है तो उससे एग्जिट होने का बात ही नहीं होता है. जैसे मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है. एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है. ठीक है. इफ तो हम लोग जब कंप्यूटेशन करते हैं तो हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूटेशन के पार्ट में नहीं लेके आते हैं. वो इनकम में ऐड ही नहीं होता है. तो जब ऐड ही नहीं होता है तो डिलीट करने की कोई बात ही नहीं. इफ एन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम्पशन, सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. नेक्स्ट इज व्हाट? डिडक्शन. ये क्या होता है? डिडक्शन इज जनरली गिवन फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स. डिडक्शन क्या होता है? जो आपको इनकम आपने जो अर्न किया उससे जो छूट मिलता है वो आपका डिडक्शन होता है. जैसे आपको सैलरी से 50,000 का छूट मिलता है, क्या हो गया? वो डिडक्शन हो गया. 80C का छूट मिलता है, 1.5 लाख तक का छूट मिलता है, वो आप हो गया डिडक्शन हो गया. तो वो आप क्या होता है? डिडक्शन इज जनरली गिवन फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स. डिडक्शन कैन बी इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम. पहले ऐसे था, अभी इस साल चेंज हो गया. जैसे आप साइंटिफिक रिसर्च में यदि आप खर्चा करते हो, जो आपको छूट मिलता था वो मोर देन दैट होता था. 100% यदि आपने खर्चा किया तो 125%, 150%, और किसी किसी केस में 175% भी था. तो डिडक्शन कैन बी मोर देन योर अर्नड इनकम. ठीक है. तो ये आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर. एग्जाम्पशन, डिडक्शन, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, ऑल दिस शॉर्ट कंसेप्ट्स इसके ऊपर थ्योरी आए हुए हैं. ठीक है. और अंडरस्टैंडिंग ये ठीक है. आगे देखिए. अब अकाउंटिंग क्या होता है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग. इनकम टैक्स हम जब कैलकुलेट करते हैं उसमें किस मेथड का फॉलो करते हैं? आप लोग पता है, मार्केटल सिस्टम और आपका कैश बेसिस, एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस. अभी देखना, नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप लोग सैलरी निकालते हो तो सैलरी के लिए इनकम टैक्स एक्ट बोल देता है कैसे कैसे निकालना है. कैपिटल गेन वो आपको बोल देगा, इतना का दी आप एसेट सेल करोगे या शेयर सेल करोगे, जो जो कैपिटल गेन होगा वो आपको बोल देगा. ठीक है. तो ये जो एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस है ना, ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी एंड आईओएस. आइए मैं इसको फर्दर इसको डील करता हूँ. द सीबीडीटी हैज नोटिफाइड द इनकम डिस्क्लोजर एंड टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. मैं इसको डिटेल में डील करूंगा बट आफ्टर 30 to 40 क्लासेस. इनकम डिस्क्लोजर, इनकम डिस्क्लोजर एंड टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपका नोटिफिकेशन तो इसको ये लाया गया था. ठीक है. द स्टैंडर्ड्स आर टू बी फॉलोड बाय ऑल एसएससी एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज प्रीवियस ईयर अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB. ठीक है. तो सीबीडीटी ने जो आईसीडीएस, जो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो आपने एप्लीकेबल किया था, ये क्या होता है? ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज प्रीवियस अकाउंट ऑडिटेड अंडर 44AB. मतलब जिसका ऑडिट नहीं हो रहा है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. आगे देखिएगा. These standards are applicable for computation of income under BP and IOS. जो मैंने आपको कहा था, जो बीपी और आईओएस, बिजनेस, बीपी में मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बिजनेस प्रोफेशन, और आईओएस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये जो आईसीडीएस है, जो स्टैंडर्ड्स है, ये एप्लीकेबल किसके लिए होते हैं? बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के इनकम को कंप्यूट करने के लिए होते हैं. ठीक है. एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18. बहुत ही बेसिक में, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है. आगे देखिएगा. Method of accounting not relevant for computation of income under salary, HP और CG. आप लोग को पता है कि 5 हेड होते हैं: सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो जो सैलरी, एचपी और सीजी है, सैलरीज, एचपी और सीजी है, इसके लिए कंप्यूटेशन मेथड डिपेंड नहीं करता. ये आपको एक्ट बोल देता है इसको कैसे कंप्यूट करना है. ठीक है. तो ये जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस होगा या एक्चुअल बेसिस होगा, ये डिपेंड करता है ओनली फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड आईओएस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर. तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग. यदि कोई डाउट हो तो काइंडली सेंड मी अ मेल आईडी आई हैव गिवन. मैं नॉर्मली आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी ऑफ EIRC ICAI for the last 4 years, but due to lockdown these classes were stopped altogether, but still I have taken
classes on amendment as well as revision classes. I will share the link of that classes also. Please comment on the video, and if there is any improvement is required or some information is missing, you can कमेंट इट ऑल्सो. और क्या है ना, आज का बेसिक क्लास था. बेसिक क्लास से मैं टेक्स्ट को तो पूरा मैं समेट नहीं सकता हूँ. आप क्लास के साथ जुड़े रहिए डे बाय डे. जैसे ये फर्स्ट क्लास था बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1, बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2, फिर आपका पीजीबीपी आएगा, कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी, एंड ऑल दिस पॉइंट्स आई विल कवर for the view not only for inter level but for the CA final level also. So ठीक, stay connected and thank you.